कर रहा था, ठीक है। सो यानी बेसिकली वो एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने या एक्सप्लेन करने के चक्कर में it was the first time when he knowingly or unknowingly mixed the quantum concept with classical concept, ठीक है। Prior to that or prior to him, there were no, I mean there were no evidence as such जहां पर इस theory को यूटिलाइज किया गया, ठीक है। यानी ये दोनों चीजों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर यूज किया गया, ठीक है। Now, obviously, this was a contradiction or a negative thing for him also. उसके theory के लिए एक one of the negative drawback was this also, but इससे ज्यादा बड़े drawbacks उसके theory में थे, तो इसको बहुत ज्यादा हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। But हाँ, ये definite सी चीज थी, this was a shortcoming or fallback of his theory that he was mixing the quantum and classical concepts without having uh, or without explaining the formal interlinking between them, ठीक है, without explaining formal interlinking between them. Is it okay? However, this idea, his intermixing of two concepts and then leading to एक मॉडल बनाता है, उस मॉडल के बेसिस पर हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम मतलब उससे निकलने, हाइड्रोजन एटम से निकलने वाले रेडिएशन के पैटर्न को वो एक्सप्लेन कर पाता है। तो दैट आई मीन ऐसे बोलूं मैं कि it wasn't sufficient, though it wasn't sufficient, or though it was not directly linked to कि क्लासिकल एंड क्वांटम, क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। उसका लाइक कोई डायरेक्ट इन्फ्रेंस या डायरेक्ट कंक्लूजन यहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं करता है, बट एक थियोरी जो उसने डेवलप करी और उसके बेसिस पर वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम निकलने वाले रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो लोगों के अंदर ये दिमाग में जरूर था कि पॉसिबली इन दोनों के बीच में कोई इंटरलिंकिंग तो है। सो दिस वाज अ शॉर्टकमिंग ऑफ हिज मॉडल, but at the same time it was opening a door, a new window to be explored by future generation, ठीक है। और वो विंडो को प्रॉपरली एक्सप्लोर किया मिस्टर डी ब्रॉगली ने, ठीक है। डी ब्रॉगली ने he explained the matter wave duality, matter wave duality, and at the same time he established the bridge between quantum and classical physics. अब किया क्या वो पूरी चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को, then I'll open up the book and explain things from there. See, what he did is CRT एक्सपेरिमेंट जो था ना, कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो उससे बेसिकली कैथोड रेज को लिया, ठीक है। और जस्ट अभी खाली थ्योरी सुन लो, थ्योरी बता देता हूँ एंड देन उसके बाद मैं लिखवा दूंगा। सो ही टुक कैथोड रेज फ्रॉम CRT एंड these were nothing but electrons, fast moving electrons थे ये, negatively charged particle, fast moving electrons, ठीक है। Okay. So there we have this fast moving electrons in cathode rays. अब कैथोड रेज पर दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटरफेरेंस एंड एक दूसरा फिनोमेना होता है डिफ्रैक्शन, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फिनोमेना है
वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स नहीं, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स इज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, यही दोनों चीजें हैं वेव ऑप्टिक्स में, और कुछ है नहीं। होता क्या है इसमें कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ वेव दैट दो वेव्स, ठीक है, एक की एनर्जी E1 और दूसरे की एनर्जी E2, तो ये दोनों कंबाइन हो करके एक यूनिक पैटर्न सा बनाते हैं, ठीक है। और वो पैटर्न कैसा दिखता है इसका आइडिया मैं एक दो एग्जांपल से आप लोग को देता हूँ, ठीक है। जब बहुत ज्यादा धूप हो उस टाइम पे आप में से लाइक हैव यू गाइस एक्सपीरियंस बड़े से पेड़ के नीचे अगर आप जा करके खड़े होते हो, ठीक है, घने पेड़ के नीचे, तो what happens is you can see some good pattern on the ground, ठीक है, कुछ अच्छे पैटर्न दिखते हैं व्हाइट डॉट, व्हाइट स्पॉट्स, लीनियर टाइप्स, हमेशा जरूरी नहीं है बट दिखता है। हेलो, हाँ दैनिश बोलो ना, हाँ बोलो। It is never going to be a thorough eliminated reason. It is never going to be a thorough eliminated reason. It's always going to be a eliminated reason, separated or uh, I mean enclosed by two. I mean from the left and right दोनों साइड से एक डिम रीजन रहेगा, फिर उसके बाद एक एलिमिनेशन रीजन रहेगा, फिर एक डिम रीजन रहेगा, फिर एलिमिनेटेड रीजन रहेगा, ऐसा पैटर्न रहेगा। आगे वाले बहुत ही माइनर रहते हैं, मतलब इधर वाले बहुत फेडेड रहते हैं, तो ये डिस्टिंक्टिवली हमको नहीं दिखेंगे, बट ये पहला वाला जो डिस्टिंक्शन है ना, ये एलिमिनेशन, ये मिडिल एलिमिनेशन एंड फर्स्ट ऑन द राइट एंड फर्स्ट ऑन द लेफ्ट, ये एटलीस्ट क्लियरली विजिबल रहते हैं इन जनरल, ठीक है। नाउ ये जो फेनोमेना होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन, ठीक है। और इंटरफेरेंस भी इसी तरह का फेनोमेना होता है, और ये फेनोमेना कोई भी चीज वेव की तरह बिहेव कर रहा है, कोई भी चीज वेव की तरह बिहेव कर रहा है, इस चीज का प्रूफ होता है। These two experiments are क्वालिटेटिव प्रूफ। अगर कोई भी चीज इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन का फेनोमेना शो कर रहा है, तो we say that these entities or those particles or those things are nothing but wave. They have wave character, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वेव ही इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन कर सकता है। अगर किसी भी चीज के पास वेव नेचर नहीं है तो दे कैन नॉट डू इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर वेव नेचर है तभी वो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन कर सकता है, अदरवाइज इट कैन नॉट डू। मेकिंग सेंस? आर वी गेटिंग दिस? अब डी ब्रॉगली ने क्या किया, कमाल हो दे, समझ लो। he bombarded, he took this क्या बोलते हैं, कैथोड रेज को लिया और कैथोड रेज को के ऊपर डिफ्रैक्शन कराया, ठीक है। और डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के इक्वेशंस जो थे, जब ये कर रहा था, he did it in 1924 exactly, डी ब्रॉगली इक्वेशन, और 3 साल 4 साल पहले बोर्ड्स ने वो मॉडल दिया था। तो एनीवे he was doing it in 1924, और इससे लगभग 200 साल पहले 1700 समथिंग एडी में, almost 200 years back, there was another great scientist named Newton, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। He did some phenomenal job on interference and diffraction too, ठीक है। और इन्होंने किसी भी वेव या किसी भी रे जो इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन करता है, ठीक है, तो रे का हमेशा की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लैम्डा और उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जब कर रहा है, तो मैंने बोला कि ये इस तरह का पैटर्न बनता है, तो ये इस तरह का पैटर्न जो है ना, ये
इंटरफेरेंस में भी बनता है और डिफ्रैक्शन में भी बनता है, दोनों में बनता है। फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे तो ज्यादा, फिजिक्स में पढ़ोगे मतलब ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में आप पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो द पैटर्न्स आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली लाइक दिस। अब ये व्हाइट बोर्ड है तो मैं कुछ ज्यादा कर नहीं सकता, इसको ब्लैक बोर्ड बना देता हूँ, ठीक है। अब ये व्हाइट लाइट, ये एक फ्रिंज बनेगा, व्हाइट इल्यूमिनेटेड वन, और फिर उसके बाद इस तरफ दो बनेंगे, दे विल बी एट सम स्पेसिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, दिस स्पेस इज कॉल्ड फ्रिंज सेपरेशन, ठीक है, या स्पेसिंग बिटवीन टू फ्रिंज सेपरेशन। ये जो होता है या यहाँ पर ये, दिस इज कॉल्ड मतलब थिकनेस जो है दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। सो अभी क्या था कि उसने मतलब न्यूटन ने एक्चुअली जो वेव हम यूज कर रहे हैं, यानी जिस लैम्डा के भी वेव को यूज कर रहे हैं उसमें, और ये सेपरेशन, ठीक है, जो भी सेपरेशन है दो फ्रिंजेस के बीच में और फ्रिंज का विड्थ, इन दोनों को लैम्डा के टर्म्स में रिलेट करके बताया। He told us that the fringe शांति रखो, पगलाओ मत, width पढ़ाई के लिए कभी इतना दिमाग तुम्हारा नहीं and चलता है। fringe separation are function of lambda, not only lambda, ऑब्वियसली ये किसी ना किसी स्क्रीन पर आएगा, जैसे ग्राउंड हमारा स्क्रीन की तरह काम करता है पेड़ वाले केस में, हमारे वॉल्स जो है वो स्क्रीन की तरह काम करते हैं, अगर हमारे विंडो से वो लाइट आ रही है, जो झरोखा वाला बात बताया मैंने। सिमिलरली देयर हैज टू बी अ स्क्रीन, तो फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड स्क्रीन विड्थ, सॉरी स्क्रीन का सेपरेशन कैपिटल D from the place from where the diffraction or diffracted rays are entering or interference is taking place. तो interference slit और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस भी, इन दोनों का फंक्शन होता है, और उसने एक प्रॉपर रिलेशनशिप निकाल के दिया हम लोगों को, ठीक है। एंड इट इज फाउंड दैट, इट हैज बीन conveniently found that the lambda d and the width, these width and separations are related, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। अभी what he did is Mr. de Broglie, he took the cathode rays, कैथोड रेज को ऑब्वियसली एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया, ये दोनों प्लेट के बीच में देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी रहेगा, इससे एक्सेलरेट कराया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ से निकल रहे थे, इनका कुछ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, के मैक्स निकाला उसने। के मैक्स निकालने के बाद, अभी थियरी उसके डी ब्रॉगली की थियरी बाद में बताऊंगा, बट उसने अपनी थियरी से के मैक्स के करस्पॉन्डिंग एक लैम्डा कैलकुलेट किया, ठीक है। कैसे करेगा वो मैं वो भी रीजन के साथ बताऊंगा, बट ही कैलकुलेटेड अ लैम्डा व्हिच ही कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ तक काम किया उसने। उसके बाद उसने स्पेशल काम जो किया वो ये किया कि इस लैम्डा को यूज करके, अब चूंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न वो ले रहा था, कैथोड रेज का डिफ्रैक्शन पैटर्न ले रहा था, तो उसने इस लैम्डा के बेसिस पर फ्रिंज विड्थ और फ्रिंज सेपरेशन निकाला। इस लैम्डा को यूज करके फ्रिंज विड्थ एंड फ्रिंज सेपरेशन निकाला, किसका? कैथोड रेज का, ठीक है। व्हेन दे आर परफॉर्मिंग डिफ्रैक्शन,
उस समय फ्रिंज विड्थ फ्रिंज सेपरेशन निकाला और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि these width and separations are almost matching under the experimental error conditions to what he was calculating using this de Broglie newly calculated de Broglie wavelength. ठीक है, अब जब ये चीज यहाँ पर उसने प्रूव किया तो नाउ वी हैड अ सॉलिड प्रूफ और ही हैज अ सॉलिड प्रूफ इंटरलिंकिंग। अब बीच में जो ब्लैक बॉक्स था कि क्वांटम को क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ कैसे यूनाइट करता है वो, उस ब्लैक बॉक्स को सॉल्व करूंगा मैं, बट हाँ ये एक प्रूवन फैक्ट उसने निकाल दिया कि ओके इस क्लासिकल एंड क्वांटम को जब मैं इक्वेट करके और ये लैम्डा लेकर के आ रहा हूँ, एक रियल फिजिकल पार्टिकल का मैं लैम्डा निकाल रहा हूँ अपने थियरी के बेसिस पर, और उस लैम्डा के थ्रू अगर ये डिफ्रैक्शन कर रहा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रहा है या इंटरफेरेंस जिससे मैं करा रहा हूँ एक्चुअली इसी पार्टिकल से, इसका जो रे था उससे, और उसका जो फ्रिंज विड्थ और फ्रिंज सेपरेशन है वो एग्जैक्टली मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आ रहा है और जो थ्योरेटिकल डेटा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यूजिंग माय वेवलेंथ एंड न्यूटन्स इक्वेशन, they are perfectly aligned, experimental finding and theoretical findings are exactly aligned. ठीक है, the moment he did it, the rest is history. ठीक है, now we knew, now we knew and we have actually found a closer interlinking between classical mechanics and quantum mechanics. ठीक है, अब उसने आइडिया क्या लिया in order to prove or in order to establish that link is again a very trivial thing. It's not so unique. He simply said that कि समझो मेरा ये ABC चीज है जो दौड़ रहा है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन था, इस केस में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, इट्स रनिंग और फ्लोइंग और मूविंग व्हाटएवर यू कॉल इट, तो ये कुछ भी दौड़ रहा है, तो इस दौड़ती हुई चीज का, और अगर मतलब मैं एक बार इसको अज्यूम करता हूँ कि ये वेव है, ठीक है, और दूसरी बार मैं अज्यूम करता हूँ कि नहीं ये पार्टिकल है जो कि दौड़ रहा है, ठीक है, तो दोनों ही केस में कुछ ना कुछ एनर्जी इसके साथ एसोसिएटेड रहेगा। जब मैं इसको पार्टिकल मान रहा हूँ तो इसकी टोटल एनर्जी मुझे चाहिए, या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए विच इज नथिंग बट हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक है तो इट विल बी mc स्क्वायर, मास इनटू स्पीड with which it is running, या नहीं तो mc स्क्वायर, c is the speed of light, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक है तो mc स्क्वायर विल बी टोटल एनर्जी, मैक्रोस्कोपिक है बड़े पार्टिकल्स हैं तो mv स्क्वायर विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, और that is the energy which we are looking out for, that is because of its motion, that is what we are looking out at, ठीक है, ये तब जब वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, साथ में कुछ 1980-90s के आसपास में मिस्टर प्लैंक, वी मस्ट हैव हर्ड ऑफ हिम, प्लैंक ने प्लैंक कांस्टेंट दिया था h, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है, ये दिया उसने, और ये उसने बोला कि वेव्स जो है पैकेट की तरह ट्रैवल करती हैं, हर पैकेट की एनर्जी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, एक पैकेट में हमेशा इतना ही एनर्जी होगा, और 5 पैकेट रहेंगे तो we will multiply it by 5, 10 पैकेट्स रहेंगे तो multiply it by 10 and so on so forth। तो उसने सिर्फ ये बोला कि भाई ये मेरा वेव है और ये मेरा मैटर भी है, मैं ये मान लेता हूँ, जब मैटर है तो मेरी एनर्जी ये है, ठीक है, और जब ये वेव बन गया, वो दोनों साइमल्टेनियसली है, वो यही मान रहा था कि ये दोनों साइमल्टेनियसली है, मैटर भी है और वेव भी है, तो जब वेव है, मैं इसको वेव बोल रहा हूँ, तो इसकी एनर्जी कितनी होएगी, इट विल बी गिवन बाय मिस्टर प्लैंक्स इक्वेशन hc by लैम्डा, ठीक है, और जब तक वेव नहीं है,
पार्टिकल है तब तक एनर्जी इसकी ये रहेगी mc²। जैसे ही वेव बना तब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी hc/λ। ठीक है, अब है तो ये एक ही पार्टिकल का एनर्जी है, एक ही वेव का एनर्जी। ऐसे बोलें कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में एक ही फिजिकल एंटिटी का एनर्जी है दोनों। एक बार हम अपने एक इक्वेशन से उसको निकाल रहे हैं, दूसरे बार दूसरे इक्वेशन से निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब इट्स लाइक हम हाथी के पूंछ को देख रहे हो या हाथी के सूंड को देख रहे हो, हाथी तो एक ही है ना। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? एंटिटी, फिजिकल एंटिटी तो मेरा एक ही है ना, उसकी एनर्जी को मैं सामने से देखूं या पीछे से आकर के देखूं, राइट? बात समझ में आ रही है क्या हम लोगों को? यस सर। बाकी सारे लोग सुन रहे हैं हम लोग? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? Yes, मुश्किल हो गई है। ओके, सो ही सिंपली सेड कि तो एनर्जी चूंकि एक ही है, बस दो अलग अलग नजरिया है हमारा देखने का, तरीका है हमारा देखने का। देयरफॉर दीज एनर्जी हैज टू मैच एंड ही वाज डेफिनेटली नॉट रॉन्ग इन आस्किंग अस टू डू सो। एनर्जी का ये वो इस फॉर्म में देख रहा हूं मैं, आगे से मतलब देखूं, मतलब पार्टिकल के एनर्जी के फॉर्म में देखूं या इसके वेव के एनर्जी के फॉर्म में देखूं, क्योंकि है तो वो एक ही सिंगल एंटिटी का एनर्जी ना, तो इट मस्ट मैच, और वो मस्ट मैच से ही सारी कहानी चेंज हो गई। तो mc², द पार्टिकल एनर्जी, ठीक है, should be equal to hc/λ वेव एनर्जी। ठीक है, c कैंसिल होगा, mc is equal to h/λ, that implies lambda is equal to h/mc। mc क्या है? mc is always mass into velocity is always momentum। ठीक है, mc is equal to p, the momentum। ओके, यहाँ तक ठीक है क्या? यस सर। और इसी को उसने बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एंड ही सेड कि दुनिया के हर चीज जो है, पहले तो उसने इलेक्ट्रॉन के लिए किया, बाद में उसने इसको जनरलाइज किया कि दुनिया की हर चीज जो भी है, कुछ भी है, अगर वो चल रहा है, बैठा नहीं है, सोया नहीं है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, तो इट विल हैव अ वेव एसोसिएटेड विद इट। अब वो वेव हमारे ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी के अंदर है या बाहर है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम उसको नोटिस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट यस, every moving object in this universe will have a wave associated with it. That is what he suggested finally. ठीक है, so this lambda he called lambda de Broglie, and that is equal to h by p or h by mc, which is h by p। अच्छा, p जो होता है, ऐसे देखो कि हाफ mv² क्या होता है, m into v², that is kinetic energy। ठीक है, इसको हम लोग mv² is equal to kinetic energy लिख सकते हैं, 2 kinetic energy। मास से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, m² v² is equal to 2m ke। इज दिस ओके? तो रूट इसका कर लेंगे तो सॉरी, mv² is nothing but p square is equal to 2mke, और that implies p is equal to root 2mke। ठीक है, अब ये p को मैं यहाँ पे लाके रख सकता हूँ, जो बिकम h by root under 2m। सो डी ब्रॉगली क्या हो जाएगा, लैम्डा डी ब्रॉगली क्लियर है? दिस इज द expression or equation we desired to have।
अब मैं थोड़ी सी थियरी दे दूं आप लोगों को, अदरवाइज तो फिर काम ही नहीं होगा ना। लेट अस राइट समथिंग, उसके बाद ये डेरिवेशन हम लोग करेंगे। तो अभी ठीक है, मतलब 2012 में अगर दिल्ली में आए हैं तो एनीवेज 2011 में उन्होंने बॉन्ड खरीदा है। अच्छा एक सेकंड सर,
Let me work, no beta. देखो प्राइवेट स्कूल का फीस रिडक्शन बाय 15% का ये हुआ है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने पास किया है। और करेगा कि नहीं करेगा क्या पता। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाके पैसा खिला देगा, बोलेगा कहाँ 5% आप ही ले लो हमारे लूट का, 15% कहाँ हम कम करें। नहीं नहीं, क्यों 10% खिलाएगा। हाँ नहीं, मेरा एक ही नारा है, भारत देश माता है। Adya, I told you it's not solid, beta. It will not stand. You go take that. Bedbugs will not make you. You bring that chair. You bring that chair, small one.
तो हाँ बोलिए। सेकंड लास्ट लाइन में वो स्ट्रेन सेपरेशन के बाद क्या लिखा है? सेकंड लाइन यूजिंग लिखा है यूजिंग, हाँ सॉरी ना? ओके वो गलत मतलब लिखने में गलती हो गई थी मेरे से। ओके सो ओके सबसे पहली चीज इसमें इनिशियल उसने जो किया था ये सारा कैलकुलेशन he did it primarily for सब एटॉमिक या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें उसका मोमेंटम जो था p जो है mc दिस इज इक्वल टू e बाई c, टोटल एनर्जी जो रहेगा उसको c से डिवाइड कर दीजिए, मोमेंटम मिल जाएगा, या p is also going to be equal to m into c का रूट अंडर, मेनली e बाई c से ही निकलता है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल रहते हैं। और हाँ, इसके थ्रू हम लोग एक और चीज भी कर सकते हैं, जैसे जो भी रेडिएशन है वैसे तो हम लोग को पता है कि उनके पास क्या है, मास वास है नहीं। जैसे व्हाइट लाइट अगर है या ग्रीन लाइट हमको दिख रहा है तो लाइट के पास तो मास अपना है नहीं, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ दैट कि उनके पास एनर्जी है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव एनर्जी, एंड नाउ वी नो बाय द वर्च्यू ऑफ डी ब्रॉगलीज वर्क दैट ओके मैटर के पास, हर मैटर के पास वेव प्रॉपर्टी होती है, एंड ही आल्सो सजेस्टेड दैट वेव्स के पास भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वेव्स के पास भी क्या होती है, मैटर की प्रॉपर्टी होती है। इसी थियरी में उसने बैक वाली पार्ट भी बोल रखी थी, वो उस पार्ट को एक्सप्लिसिटली एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो प्रूव नहीं कर पाया था, बट बाद में एक महानुभाव और आएंगे, हिज नेम इज क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन, ठीक है। क्रॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग। उस क्रॉम्पटन इफेक्ट में इसका रिवर्स प्रोसेस जो है ना, दैट वेव आल्सो हैव पार्टिकल प्रॉपर्टी या मैटर प्रॉपर्टी, वो चीज एस्टैब्लिश हो जाता है क्रॉम्पटन इफेक्ट में। when you I'll discuss that, I'll explain that to you guys, ठीक है। बट रिवर्स वाला पार्ट भी ट्रू हो जाता है। तो इसमें ऐसा है कि जैसे ग्रीन लाइट है ना, ग्रीन लाइट या ब्लू लाइट, तो उनसे एसोसिएटेड, उनके वेव से एसोसिएटेड ना कुछ मोमेंटम भी होगा, ठीक है। तो वो भी हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली कि कोई पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है तो उसी का सिर्फ वेवलेंथ पता कर सकते हैं, रादर व्हाइट लाइट या सॉरी ग्रीन लाइट, रेड लाइट, ब्लू लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, जो भी लाइट है, जो भी रेडिएशन है, उससे एसोसिएटेड जो मोमेंटम रहेगा ना, वो भी हम इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं। इस इक्वेशन को फर्दर उसने थोड़ा सा एक्सपैंड किया, अपनी थियरी को भी एक्सपैंड किया, एंड दैट एक्सपैंडेड थियरी इज कॉल्ड मैटर वेव डुअलिटी थियरी, ठीक है। शुरू में वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही किया था, बाद में उसको एक्सटेंड किया मैटर वेव पे, और वहां पर उसने बस इक्वेशन को एज इट इज रखा है, कोई चेंजेस नहीं किया है। बस ये p की वैल्यू जो है ना, इंस्टेड ऑफ ये इस फॉर्म में आने के p इज इक्वल टू mc रहने के रहेगा, तो mc नहीं रहेगा, mc के बदले mv हो जाएगा, एंड दिस p इज इक्वल टू e बाई c होने के बदले नाउ इट विल बी मैटर वेव के केस में क्या होगा, in case of macroscopic matter, macroscopic matter, in case of macroscopic matter,
not replaced. He replaced P is equal to root under 2mk instead of E by C. So E by C के बदले उसने सिर्फ इस चीज को कर लिया. That is the only modification he did. तो मैटर वेव्स के लिए हमारे पास या मैक्रोस्कोपिक मैटर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? लैम्डा डी इज इक्वल टू नथिंग बट एच बाई रूट अंडर 2mk. ठीक है. He also suggested that not only matters and wave character, rather the vice versa is also true. ठीक है. That is wave will have we will have matter character. Thus, proposed any wave experimentally produced from Compton effect from एक्सपेरिमेंट का नाम है ग्रेविसन. वो एक्सपेरिमेंट भी पढ़ना है आप लोग को. डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट.
ठीक है। हाँ अच्छा, एक चीज और, जैसे जनरली होता है क्या है, किसी भी चार्ज क्यू को, और इफ वी हैव चार्ज क्यू एंड सपोज इसको मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस क्यू चार्ज इज पास थ्रू a potential difference of V, then then it will acquire a kinetic energy of Q. ठीक है, so the Ke max is going to be Ke max is going to be equal to Q into V, where V is potential difference. ठीक है, ये तो लिखा ही हुआ है what is V and what is Q, so no need to mention it again separately. Q is the charge of this, then kinetic energy maximum will be Q into V. ठीक है, क्वेश्चंस में बेसिकली इन तीनों को रिलेट करने के लिए दिया जा सकता है ये चौथा इक्वेशन। ये पहले वैसे पढ़ना चाहिए आप लोगों को, नहीं पढ़ा है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो द बेसिक इक्वेशन, दिस इज द बेसिक आइडिया। ठीक है, अभी हम लोग एक दो छोटे से क्वेश्चंस कर लें क्या? फॉर एग्जांपल if an electron is passed through 100 volt potential difference number 1, what will be its maximum kinetic energy? Second, इसको 100 से डिवाइड क्यों कर दिया तुमने? डी